देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास गोलीय कोष। जो गोलीय कोष है जिसे हम चार्ज स्फीयर भी बोलते हैं, ये कोई चार्ज स्फीयर है और इस चार्ज स्फीयर को हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये जब हम किसी स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब हमारा एम क्या है इसमें? हमारा एम है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसकी वजह से तीव्रता निकालनी है। ये चार्ज स्फीयर है, चार्ज का मतलब आवेश। अब इसके कितने बिंदुओं पर निकल सकती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो इसको पहले तो ये समझ लो कि हमने कैसा, इसकी त्रिज्या कितनी मान रखी है, कैपिटल आर, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले इसके बाह्य बिंदु पर। ये है कोई बाह्य बिंदु यहाँ P, ध्यान से समझना। बाह्य बिंदु पर एक निकालेंगे इसके सरफेस पर, जिसे कहेंगे इसके पृष्ठ पर, और एक निकालेंगे इसके आंतरिक बिंदु पर, अंदर भी। नया तुम्हारे समझ? जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ है, एक तो तुम तक पहुँच रही है, एक मेरे बिल्कुल नज़दीक है, मैं खुद भी सुन पा रहा हूँ, और एक मेरे अंदर के बॉडी ऑर्गन भी सुन रहे होंगे इस आवाज़ को। नया तुम्हारे समझ? जब ये हमारा आवेशित स्फीयर है, गोला है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैद्युत क्षेत्रता प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालने वाले इसके बाह्य बिंदु पर या आउटसाइड फ्रॉम द स्फीयर। देखिए, अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या कर लेते हैं, एक और स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा हमें। ये हमने मान लिया कि एक और स्फीयर। अब स्फीयर, तुम्हें पता है फिजिक्स का रूल है कि कभी भी पूरे घटक का नहीं निकलता, एक स्मॉल से कंपोनेंट का, जिसको हमने मान लिया dA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा यहाँ, E वेक्टर। dA जो लेते हैं हम, एक इसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं या अवयव बोल देते हैं हिंदी में इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे dA से होकर जाने वाला फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग dA वेक्टर, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है d phi e इजकल टू EDA cos थीटा। सबको पता है क्या है ये, EDA cos थीटा। अब हमने बताया है कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है या वैद्युत क्षेत्र का जो घटक होता है वो हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब लंबवत लिया जाता है। अगर इसी डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा वही है जो कि क्षेत्रफल अवयव की है। तो क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल या कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। ये बता चुके हैं तुम्हें पहली वीडियो में। तो हम इसको क्या करेंगे, जो थीटा लेना है हमें क्या लेना है, 0। तो क्या हो जाएगा, d phi e इजकल टू EDA cos 0। अब cos 0 की जो वैल्यू है वो तो 1 है, तो EDA और 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, EDA। क्लियर आएगा सभी के समझ, अच्छी प्रकार से समझ आएगा। अब सुनिए, हमें ये नहीं था कि हम एक स्मॉल कंपोनेंट का निकालें या छोटे से घटक का निकालें, हमें निकालना क्या था, पूरे ही स्फीयर की वजह से। अब पूरे स्फीयर का तो हमने अभी गेट नहीं करा, परंतु हमने एक छोटे से पॉइंट का कर लिया।
अब हम क्या करेंगे कि इस ये जो आउटर सरफेस है इस पूरे की वजह से फ्लक्स कितना है या इतने बाह्य पृष्ठ पर फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो निकलना है अब हमें। देखिए तो हम 4 टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ के लिए इतना समझ लो। तो इसमें क्या यूज करेंगे फाई ई, भाई इंटीग्रेशन हटेगा और हम यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन यूज करने लगते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन ही बताता है कि हम पूरे सरफेस का ज्ञात कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा ई डी ए, क्लियर आएगा ई डी ए। इसमें तुम्हें पता है ये वैल्यू जो ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ई को बाहर कर दो तो ये क्या आया डी ए। अब ये अपने आप में डी ए क्या बोल रहा है, डी ए ये कह रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है इसका टोटल का एरिया, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन dx का क्या होता है c होता है। आप उसी प्रकार dA का क्या बोल सकते हो a बोल सकते हो। तो या एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बताओ एरिया का, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का या स्क्वायर का 4 पाई आर। समझ में आया सभी को? एरिया वेक्टर या एरिया का जो फॉर्मूला है यही है, तुमने क्लास 10th में पढ़ रखा है सभी ने। ये हमारा फाई चल ही रहा है, ठीक है। अब हम किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं गॉस का। यदि गॉस का एप्लीकेशन है और उसका यूज ना हो तो फिर काय का एप्लीकेशन भाई, तो इसलिए गॉस थ्योरम को हम यहाँ लगाएंगे। गॉस का जो फॉर्मूला वो क्या है, हाँ इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा था कि जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगा? लास्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ से हमें गेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम पहुँच चुके हैं उस पर ऑलमोस्ट। ये अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। E तो आपका था ही 4 पाई अपॉन में, आर स्क्वायर ये रहा और एप्सिलॉन नीचे था वो अब भी नीचे ही है। मैंने अरेंजमेंट करा है, आगे पीछे करके लिख दिया है, एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। क्लियर आ गया समझ यहाँ तक? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया है। इंटेंसिटी भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और हमारा होता है इसी के साथ फॉर्मूला जुड़ा हुआ, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, पढ़ा होगा। अगर यहाँ से हम Q निकालें तो सिग्मा A हो जाना चाहिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है एरिया, तो यहाँ भी हम रख सकते हैं वैल्यू एरिया की, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने स्मॉल आर क्यों ना रखा? ये सभी को प्रॉब्लम आएगी कि स्मॉल आर क्यों नहीं रखा, इसमें कैपिटल आर क्यों है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रिप्लेसमेंट में आई है चार्ज के। भाई ये जो हमारा चार्ज था उसकी जगह ये और चार्ज किस पर है, केवल कैपिटल आर वाले पार्ट पर। समझ लो एक बार दोबारा से, ये जो हमने रिप्लेस करा है Q की जगह करा सिग्मा A, और एरिया भाई क्योंकि चार्ज जो है केवल कैपिटल आर वाले स्पेयर पे, इस पर स्पेयर पे नहीं है चार्ज। देखो ना प्लस 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 जो लगा हुआ है, तो जब भी आप चार्ज की वैल्यू रखते तो यहाँ ये होता ही। तो चार्ज को रिप्लेस करके सिग्मा ए लिया हमने, और सिग्मा ए लेने का सीधा मतलब है कि एरिया हम अंदर वाले स्पेयर का ही रख सकते हैं क्योंकि ये चार्ज का स्पेयर है। और चार्ज
अगर हमने स्मॉल आर प्लेस कर दिया तो इसका मतलब है स्मॉल आर वाले पे चार्ज ना है, वो उस पर तो पॉइंट निकल रहा है, तो ये मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो ये समझ में आया कैपिटल आर क्यों रखा, क्योंकि सर चार्ज जो था वो अंदर वाले स्फीयर पर था उसकी, और रेडियस थी कैपिटल आर। अब इसमें ये वैल्यू इससे कट और ये वैल्यू इससे कट, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपसाइलन, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला। क्लियर होगा? लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एट द सरफेस, इसके पृष्ठ पर एट द सरफेस। और सरफेस ये जो पॉइंट था हमारा पी पहले कहाँ था, यहाँ पर, अब की बार पॉइंट ये पी आ जाएगा इसके सरफेस पर ही, मतलब स्मॉल आर होगा ही नहीं। आया तुम्हारी समझ? जो आप इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो वो कैंसिल है कॉन्सेप्ट। क्यों कैंसिल है? क्योंकि आप अब सरफेस पर ही ले रहे हो। अगर मैं इसको पूरे क्वेश्चन को दोबारा से करूंगा तो जहां मेरा स्मॉल आर है बस वहां कैपिटल आर प्लेस करता चला जाऊंगा। भाई कैपिटल आर तो कैपिटल आर है ही, लास्ट में तुम बोलोगे सर कैपिटल आर नहीं रिप्लेस होगी, नहीं होगी क्योंकि कैपिटल आर तो रियल है। तो मैं एक बार और दिखा रहा हूं, जैसे ये हमारा सरफेस है इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना कंसीडर है आर। अब के हमें इसी सरफेस पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस सरफेस पर निकाल रहे हैं तो स्मॉल आर का तो मैटर ही नहीं आएगा, क्या आएगा? नो सर। अगर तुम्हारे पास यू हैव द लॉट ऑफ टाइम टू सोल्व दिस यू कैन डू अगेन, इसे दोबारा से कर सकते हो पूरे को, बट ऐसा जरूरत नहीं है। एक बार सोल्व होने के बाद दोबारा सोल्व नहीं करना हमें। अब आप, मैंने कहा यहाँ कैपिटल आर रखोगे, यहाँ कैपिटल आर, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ। अब है हमारा सेकंड पॉइंट एट द सरफेस, मतलब पृष्ठ पर, ठीक है। एट द सरफेस पर हम निकालेंगे तो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और इस भाई ये तो होगा ही नहीं ना। हमारा जो अभी आया फॉर्मूला E इक्वल टू आया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन अपसाइलन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार देख लो, यही है, ठीक। अब हमने क्या करना है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन अपसाइलन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ वैल्यू को, किससे, कैपिटल आर से। तो क्या हुआ इसमें, सिग्मा अपॉन अपसाइलन। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नया समझ? अगर तुम इसे दोबारा से करना चाहोगे या चाहोगी तो उस समय सेम यही पोजीशन आएगी। भाई यहाँ भी कैपिटल आर आएगा क्योंकि जब स्मॉल आर है ही ना। जब इसे करते चले जाओगे कैपिटल आर, फिर यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, बात तो वही रही ना, बदलेगा थोड़ी ना, सीन तो वही है। पेपर में भी इसी टाइप से कर सकते हो सभी बच्चे, कंप्लीटली फाइनली राइट माना जाएगा। तो ये भी समझ में आता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, वीडियो में बने रहो, देखिए। लास्ट पॉइंट है स्फीयर के इनसाइड या सेल के अंदर। अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे ये जो सेल है इसके अंदर कोई पॉइंट है पी डैश कंसीडर कर लेते हैं। पी डबल डैश मान लो, पी डैश से ले सकते हो क्योंकि पी आप आउटर सरफेस पर ले चुके हो। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है, यदि हमने किसी स्फीयर को चार्ज दिया, वो चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पर, पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब चार्ज कंप्लीटली पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो चार्ज अंदर तो गया ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं अंदर। जैसे हमारा ये रूम है चारों तरफ से बंद कर दिया, और इस चारों तरफ से रूम को बंद करने के बाद अगर इस पर बारिश हो रही है तो अंदर तो आ ही ना रहे।
उसी प्रकार अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए, थोड़ी सी कहानी है उसकी, समझ लो। तो तुमने निमाइश में सब गए होगे, तुमने देखा होगा ऐसा पिंजरा सा होता है, उसमें बाइक चलाई जाती है निमाइश में, एग्जीबिशन में होता है। देखे, मौत का कुआं अलग है, एक और होता है बिल्कुल ऐसा केज के समान होता है, पिंजरे के समान। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या करा कि एक वायर का ऐसा केज बनाया, ठीक है ना, ऐसा केज बनाते हैं वो वायर का, काफ़ी नियर वायर थी, मैं तो दूर दूर कर रहा हूँ टाइम सेविंग के लिए, और इसमें हाई वोल्टेज का करंट पास कर दिया। इतने हाई वोल्टेज पर हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, हम जीवित ही नहीं रह सकते। अब क्या करा, इस पर कोई इंसुलेटर की चीज़ डाल दी, पटरी डाल दी, कुछ भी कह लो, और यहाँ पर डालकर स्वयं इसके अंदर खाना खाने बैठ गया। और साइंटिस्ट बड़े प्राउड, तो भैया ये क्या हुआ, इतने हाई वोल्टेज पे हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी और ये खाना खा रहा है अंदर बैठ कर। इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई क्या चिंगारियाँ आ रही, स्पार्किंग हो रही वायर में भी, फिर भी इसकी बॉडी पे क्यों असर नहीं पड़ रहा? क्योंकि गॉस थ्योरम को हमें समझना पड़ेगा। गॉस ने अपने रूल में कह दिया था यदि हम इसको चार्ज करते हैं तो ये चार्ज, इसकी वजह से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पर अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज नहीं। सब उस समय तो इन्हें ऐसे मैजिशियन मानने लगे, पर आफ्टर सम टाइम इसके बारे में पता लगी लोगों को कि हाँ ये तो गॉस का रूल था ऐसा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या चार्ज नहीं है तो बेटा अंदर जो होगा क्या होगा, आंसर जीरो। तो हम लास्ट के पॉइंट पे और आपको बता देते, देखिए एक बार और। इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, सेल ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, कुछ बुकों में ही आता है बाकी, ठीक है। तो E = हो जाएगा 0। ये थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, क्योंकि तुमसे कोई पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है सर जी, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। तो इस वीडियो में यही था।